मेरे पीछे उस तरफ बॉर्डर कंट्रोल है। एक बंदा नज़र नहीं आ रहा है, ना तो इस गांव में और ना उस बॉर्डर कंट्रोल पर। कैसा गांव है ये, सन्नाटा, कुत्तों की आवाज़ आ रही है बस। पता नहीं वो डरा रहे थे क्या कर रहे थे, लेकिन मुझे भी लगता है आपसे जाना चाहिए। शाम हो चुकी है, पुलिस पेट्रोलिंग का टाइम है। 12:40 हो रही हैं। ये पहला दिन है जब इतना लेट निकल रहा हूँ, लेकिन रीज़न था, एक तो आज लास्ट डे है, कार मेरे को वापस करनी है तो इसलिए बैग ठीक से पैक करना था, और दूसरा आगे के जो 2-4 दिन है उसकी प्लानिंग करनी थी, तो उसमें थोड़ा प्लानिंग में लेट हो गया। मुझे फटाफट निकलना चाहिए। ये है किकिंदा नाम का शहर। प्रॉब्लम ये थी, यहाँ पर इस वाले अपार्टमेंट में पानी में ऑयल आता है, तो इसलिए मैं नहा नहीं सका। अदरवाइज़ ये किचन, छोटी सी ये अपार्टमेंट था, ये इनका सारा हिसाब किताब, मतलब सोफ़ा वगैरह, और उस तरफ बेडरूम। तो फटाफट लाइट्स ऑफ करके मुझे निकलना चाहिए। 3 बजे मुझे हर हाल में एयरपोर्ट पर कार वापस करनी है, नहीं तो ज़्यादा पैसे कटेंगे। कल जब सब पैसे दिए थे उनको, तो उन्होंने कहा था चाबी यहाँ डाल देना। ये जो आ गया, इसमें नाम लिखा हुआ है। चली गई चाबी। 2000 दिनार लगे थे इस वाले अपार्टमेंट के लिए, पार्किंग साथ में थी। वो सामने खड़ी है मेरी कार। फुल ऑटो कट। किकिंदा में ही हूँ। वहाँ से निकलते ही ये एक पेट्रोल पंप मिला, खाली सा था, तो फटाफट भरवाने के लिए आ गया। एक भाई साहब आ गए थे। ये जो फ्यूल टैंक के कैप पर लिखा हुआ था कि फ्यूल कौन सा भरना है, तो BMB 95 लिखा हुआ था, और यहाँ पर भी वही लिखा हुआ था, तो इसलिए वरना मुश्किल होती है समझने में कि कौन सा फ्यूल भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पेट्रोल लिखा हुआ है, अदरवाइज़ बेंजीन वगैरह लिखा रहता है। तो ये भरा 29 लीटर, 29 मतलब करीब 30 लीटर पेट्रोल अभी भरा गया है। 3,866 दिनार्स का पेमेंट मैं वहाँ करने के लिए जा रहा हूँ। 3,886 का पेट्रोल है, और ये रसीद थी। बहुत ही आसान प्रोसेस था। वहाँ पर कार्ड दिखाया और उनको बोला बस पेट्रोल, क्योंकि यहाँ पर लोग थे नहीं, तो उन्होंने फटाफट मेरा कार्ड लिया, मैंने पिन डाला, 3,886 दिनार कट गए। ये रही रसीद, और अब फटाफट बाजलो उड़ाता है। पाँचवें गियर पे 140 की रफ्तार। विदेश में पहली बार, लेकिन अपने देश में शायद एक बार चलाई है। यमुना एक्सप्रेस वे पर ज़ेन स्टिलो होती थी मेरे पास, इस वक्त थोड़ी कम कर ली है। थोड़ा रिकॉर्ड करना था, इसलिए थोड़ी तेज़ बढ़ा दी थी इससे, अदरवाइज़ मैंने कभी इतनी तेज़ चलाई नहीं थी। 100 के ऊपर मैं शायद ही गया था इस पूरे ट्रिप में। आज एक तो थोड़ा सा टाइम कम है, 1:10 हो रहे हैं, 3 बजे मुझे कार रिटर्न करनी है, तो गूगल के हिसाब से मेरे पास में टाइम है, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ मैं। और रास्ता भी खाली है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे लद्दाख है, कुछ आ ही नहीं रहा सामने। सर्बिया में ये पहला एक्सपीरियंस था कार को रेंट करके घूमने का। ये है फोर्ड फिएस्टा, एक ठीक ठाक रेंटल कार है मेरे ख्याल से। कौन से ईयर की है ये मैं देख के बताता हूँ अभी। जहाँ तक इस कार का सवाल है, तो कार काफ़ी अच्छी है। बूट स्पेस में मेरे 2 बड़े बैग्स, एक तो मेरी ट्रॉली जो मैंने अभी मंगाई थी, और एक मेरा बड़ा वाला रक्सैक जो शायद 65 लीटर्स का है, वो पूरा भरा हुआ है, वो रखा हुआ है। इसके बावजूद भी छोटे मोटे 2-4 बैग्स की स्पेस बाकी है। तो बूट स्पेस बहुत ज़रूरी होता है जब हम कहीं घूमने निकलते हैं, क्योंकि आप सामान अपने देश से लेकर आए होते हैं इतना सारा, तो बूट स्पेस थोड़ा सा आप ज़रूर कंसिडर करें आप। तो ये तो हुआ बूट स्पेस का सवाल।
ड्राइविंग सीट और पैसेंजर सीट दोनों बड़ी कंफर्टेबल हैं, आगे पीछे हो जाती है और आगे पीछे तो खैर सारी सीट्स होती हैं, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल है। पेट्रोल कार है ये, बेंजीन इंजन इसमें आगे है। मेरे पास इंडिया में जो कार है वो नैनो है, वो रियर व्हील ड्राइव है, यानी इंजन उसमें पीछे लगा है। काफ़ी पावरफुल है वो अपने वज़न के हिसाब से। एक चीज़ मेरे को उस वक्त फ़ील हुई जब मुझे लगा कि ये फिएस्टा के मुकाबले नैनो शायद बहुत अच्छी रहती। वो मौका था जब मैं ग्रेवल वाली सड़क पे चला रहा था, थोड़ा सा इंक्लाइन भी था, तो वहाँ पर जब मैं एक्सेलरेट कर रहा था तो ये टायर्स घूम रहे थे, लेकिन कार आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मेरे ख्याल से रियर व्हील ड्राइव अगर ये होती तो शायद ऐसा नहीं होता। ऐसा मुझे लगता है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैंने क्योंकि लद्दाख जाते हुए ऐसे बहुत ही स्लशी रोड्स, बहुत ही मडी रोड्स पर कार चलाई थी। हाईवेज़, क्योंकि लद्दाख की सड़कें कैसी हैं आप जानते हैं। श्रीनगर से खास तौर पे जोजिला के पास जब आया था तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा स्लश था। उसको नेगोशिएट करते हुए मैंने देखा था दूसरी कार्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, वेराज टाटा नैनो अपने कम वज़न होने की वजह से और रियर व्हील ड्राइव होने की वजह से बहुत आसानी से निकलती हुई जा रही थी। तो खैर मैं टाटा नैनो की तारीफ़ अभी मैं यहाँ नहीं करने आया हूँ, मैं इसकी बात कर रहा था, फोर्ड फिएस्टा। क्या रीज़न्स थे पता नहीं क्यों उसके पहिए एक ही जगह पर घूमे जा रहे थे। एक और दूसरी चीज़ थी पिछले दरवाजे। इससे छोटी कार्स भी मेरे पास में ऑप्शंस अवेलेबल था। जैसे कौन सी कार्स थी मैं भूल रहा हूँ, जैसे पैंडा एक कार थी और भी 2-4 ऑप्शंस थे। उसमें सिर्फ 2 दरवाजे थे, राइट एंड लेफ़्ट, यानी ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर दरवाज़ा और पैसेंजर वाला जो दरवाज़ा होता है वही थे। तो मैंने क्योंकि 1-2 बार मैं उस तरह की कार्स में बैठा सर्बिया में अपने इस ट्रिप के दौरान, मैंने फ़ील किया कि अगर पिछला दरवाज़ा होगा तो सामान को, जो छोटा मोटा सामान जैसे मेरा ड्रोन, मैं रेडी उसको रखता था हमेशा। कहीं मौका मिला कार रोकी और ड्रोन उड़ाया। वो कार रहा, वो 2 दरवाजे रहे होते तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती। प्रॉब्लम क्या है, कार की सीट नीचे करो, पहले तो दरवाज़ा खोलो, बाहर निकलो, कार की सीट को नीचे करो और उसके बाद फिर सामान निकालो, थोड़ी प्रॉब्लम आती। तो दरवाजे मेरे ख्याल से अगर 5 रहें तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा। 5 रहें मतलब 4 दरवाजे तो ये, 5वां आपके बूट्स वाला जो दरवाज़ा है। विंटर टायर्स एजेंसी ने दिए थे। टायर्स की हालत काफ़ी ठीक ठाक थी, तो इसलिए सब कुछ ठीक रहा। टायर्स ख़राब होते हैं तो ऐसे में पंक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए पंक्चर्स की जो आशंका होती है वो कम हो जाती है अगर आपके टायर्स ठीक होंगे। तो इसके टायर नए हैं और नए टायर्स देना चाहिए एजेंसी को, तो आप एजेंसी से पहले से बात करके रखें जब भी आप इसको बुक कर रहे हैं। बात मुझे पता नहीं, डर लग रहा है कैमरा से बात करते करते अचानक, क्योंकि मेरे को ध्यान नहीं रहा कि मैं एक टाउन में आ गया हूँ। स्पीड मेरी टाउन के बाहर थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन टाउन के अंदर एंटर करने के बाद में 60 पे चला रहा था मैं, 60 से थोड़ी सी ऊपर थी, जबकि मुझे ध्यान नहीं रहा था कि शायद 40 होनी चाहिए थी। अचानक वहाँ पर एक स्पीड वाला कुछ आने लगा और वो ऐसे फ्लैश होने लगा। अब कहीं चालान ना कट गया हो मेरा, पता नहीं। अब आगे एयरपोर्ट पे उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, मतलब जो मेरी एजेंसी है, और वो कुछ हैंडलिंग चार्जेस वगैरह भी लेते हैं, मैंने ऐसा सुना था। थोड़ा सा आप थोड़ा सावधान रहना, एहतियात बरतना है। सो फाइनली ठीक टाइम पर पहुंच गया निकोला टेस्ला एयरपोर्ट। 2:51 पर आते ही सबसे पहले टेक्स्ट मैसेज किया कि मैं पहुंच गया हूँ। फ़ोटो खींच के भेज दी एयरपोर्ट के सामने की, ताकि टेक्स्ट मैसेज एक प्रूफ है कि मैं इतने बजे पहुंच गया था। मैं थोड़ा ज़्यादा पर्टिकुलर हो रहा हूँ इस वक्त शायद, लेकिन इन केस एजेंसी के साथ कुछ ख़राब एक्सपीरियंस होंगे। भाई साहब कह रहे हैं कि अपना सामान उतार लो ताकि मैं कार चेक कर सकूँ। एक वो एजेंसी थी और एक ये एजेंसी है। अमेजिंग एक्सपीरियंस, मतलब इतना फ्रेंडली, इन्होंने बहुत सारी और बातें बताई और इसके पीछे रीज़न है ड्रगन। थैंक यू ड्रगन, थैंक्स अ लॉट। और वो फ़ोन पर हैं, लेकिन बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस। इन्होंने कम से कम डराया नहीं हमें। मैं इंश्योरेंस नहीं ले रहा हूँ इनसे, लेकिन अच्छी बात ये है, इन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं आपको पहले इंस्पेक्शन करा देता हूँ कार का, उसके बाद आप यहाँ आके पेपर वर्क कर लेना। तो मैं जाके कैमरा से जाके सारा रिकॉर्ड कराया था, अंधेरा हो चुका है, लेकिन इन्होंने दिखा के बताया कि देखो यहाँ डैमेज है हमारी कार, इसके लिए आपको पे नहीं करना। इनके साथ बात करके अच्छा लगा, फ्रेंडली है काफ़ी। और ओके, बट थैंक यू, यू आर सो नाइस, थैंक यू वेरी मच।
Take a picture of this. Okay. Yeah, this is a dent. Yes, somebody hit the car. Okay. फ्रेंडली है काफ़ी। और जब ये हुआ तो बस जो ट्रस्ट वाली जो कमी होती है वो ख़त्म हो गई। रात को जहाँ रुका था वहाँ से निकला, क्योंकि आज आसमान नीला है तो इसलिए आ गया डेन्यूब देखने के लिए। यहाँ बोलते हैं दुनाव। आज कई दिनों के बाद धूप निकली है। मेरे ख्याल से करीब 4-5 दिन हो गए थे बादल में ही चलता जा रहा था, बादलों वाला ही सारा हिसाब किताब था। आज धूप है तो आसमान भी नीला दिख रहा है, तो आज ड्राइव करने में मज़ा आएगा। यहाँ एक रूम मैंने लिया था रात को। इस वक्त मैं जहाँ रात हो जाती है वहाँ पर मैं रूम ले लेता हूँ। हॉस्टल यहाँ पर है नहीं, इन इलाकों में छोटी छोटी जगह है, पता नहीं क्या नाम है इसका। नाम भी बहुत स्ट्रेंज हैं और बहुत ज़्यादा मायने रखते भी नहीं है रात के लिए। कार अंधेरा हुआ, ऑनलाइन देखा, होटल्स मिले, बुक कर लिया। हालांकि ये वाला ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था, ऑनलाइन कुछ मिल ही नहीं रहा था इस लोकेशन पे। एक पेट्रोल स्टेशन पे गया था, वहाँ से पता चला यहाँ के बारे में। Turn left onto Route 372. Continue on Route 372 for 16 kilometers. इतना मतलब आज का दिन इतना खूबसूरत है, हर चीज़ इतनी खूबसूरत लग रही है, ड्राइव करने में मज़ा आ रहा है। मुझे लगता है सर्बिया को एक्सप्लोर करने का ये जो तरीका है, ड्राइविंग करके कार को रेंट पे लेके, ये वाला जो तरीका है ये भी बहुत अच्छा है। ये इतना सस्ता है ना कार रेंटल सर्बिया में। मैंने इस वाली डील के लिए ये वाली कार मैंने ली है शायद 5 दिन या पता नहीं 6 दिन के लिए, शायद 5 दिन के लिए। आज क्या तारीख है? 6 दिनों के लिए ये मैंने कार ली और ये कार मुझे पड़ी है 23 यूरोस, यानी पर डे 300 रुपये के आसपास मैं पे कर रहा हूँ इस कार के लिए। ये कार है फोर्ड फिएस्टा। मुझे नहीं लगता है कि इससे सस्ता कुछ ऑप्शन हो सकता है। पेट्रोल का जो प्राइस है यहाँ पर 130 से 135 रुपये दिनार के बीच में है। तो आपका जो खर्चा आने वाला है वो है कार का प्लस पेट्रोल का। पेट्रोल, अब ये जो खर्चा है, अगर आप फोर्ड फिएस्टा जैसी कार है, 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, 2 भी हैं, तो भी डिवाइड करेंगे तो किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सस्ता पड़ेगा फॉर श्योर। तो अच्छा तरीका है सर्बिया। और अगर इस रेट में किसी और कंट्री में भी अगर आपको मिल रहा है और अगर आप ड्राइविंग जानते हैं, आपके पास में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है आपको कार चलाने का, विदेश में राइट साइड में अगर चलाने का, तो सीरियसली मेरे ख्याल से आपको इस ऑप्शन पे विचार करना चाहिए। अमेजिंग व्यू नज़र आ रहा है फिर से।
कंट्रीज़ के बीच में अगर पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे हों, पॉलिटिकल रिलेशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आम आदमियों के बीच के लेवल, आम आदमियों के लेवल पे जो रिश्ते होते हैं वो तो आम तौर पर बेहतर होते हैं, लेकिन जब पॉलिटिकल रिश्तों की बात आती है तो आम तौर पर गड़बड़ हो ही जाती है। लेकिन जब रिश्ते पॉलिटिकली भी अच्छे होते हैं तो इस तरह की कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं। ये है राम कालेसी। कालेसी यानी टर्किश शब्द है एक फोर्ट के लिए। ये है राम किला। किला और कालेसी कितने मिलते हैं ना। तो ये राम फोर्ट्रेस बेसिकली हैं, हम हैं तो सर्बिया में, लेकिन टर्की और सर्बियन गवर्नमेंट ने मिलकर इसको रिस्टोर किया। एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है। अगर रिश्ते अच्छे हों तो जो लैंग्वेजेस, कल्चर्स, जो एंशियंट, जो हमारी जो प्राचीन धरोहर हैं इस तरह की, उनको ठीक ठाक रखा जा सकता है, बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। ऐसे होना चाहिए ना सब जगह पर। इस तरफ है डैन्यूब, और डैन्यूब के उस पार वो जो सारी जो ज़मीन नज़र आ रही है ना मेरे पीछे, वहाँ पर वो जो पेड़ नज़र आ रहे हैं वो सारा एरिया है रोमेनिया का। एक और इन्फॉर्मेशन पता चली, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था कि ये जो डैन्यूब है ना, दुनाव, ये जो नदी है पूरे यूरोप में बहती है काफ़ी सारे कंट्रीज़ में, लेकिन इस एरिया में आकर सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट हो जाती है। जैसे ब्रह्मपुत्र कितनी चौड़ी हो जाती है, कितनी ज़्यादा वाइड हो जाती है, एक शायद बीच में उसके माजुली जैसे बहुत सारे रिवर आइलैंड्स भी हैं। मुझे नहीं लगता कि इसका नाम राम क्यों है, और इसका राम और इस नाम का कोई भी कनेक्शन भगवान राम के साथ में होगा। मुझे नहीं लगता, होगा तो प्लीज़ बताइएगा।